कैंडिड कन्वर्सेशन के इस नए एपिसोड में हमारे आज के मेहमान हैं जाने माने लेखक और संस्कृति कर्मी सुधीर विद्यार्थी। आजादी की लड़ाई और क्रांतिकारी आंदोलन पर विपुल साहित्य रचने वाले सुधीर विद्यार्थी वर्षों तक मजदूरों और कर्मचारियों के आंदोलनों की अगुवाई करते रहे, उनकी मुखर आवाज बने रहे और इसके लिए उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। कर्मवीर पंडित सुंदरलाल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त समेत कई क्रांतिकारियों पर उन्होंने खूब लिखा है। 60 से ज्यादा किताबें आ चुकी हैं। देश भर की पत्र पत्रिकाओं के लिए लगातार लिखते हैं, खूब सक्रिय रहते हैं और जहां जरूरी लगता है वहां हस्तक्षेप भी करते हैं। हमारे 2 घर हैं। हमारा जो घर है पैतृक, वो है शाहजहांपुर जिले का खुदागंज गांव, जो टाउन एरिया होके कस्बा हो गया। और ये गांव जिसकी हम जिक्र कर रहे थे, कटना नदी के किनारे, ये गांव हमारी ननिहाल भी नहीं, बल्कि हमारी माँ की ननिहाल। संयोग से हमारी माँ हमारे पैदाइश के समय अपनी ननिहाल में थी। हाँ, तो वो हमारी जन्मभूमि हो गई। फिर बाद में वो जमीन भी हमारी अम्मा को मिल गई। लेकिन हमारा पैतृक घर खुदागंज है और तब भाइयों में और घरों में बहुत ज्यादा प्यार और एकता होती थी, एकाव होता था। तो हमारी बहन हुई 2 साल बाद, तो माँ और पिताजी उधर रहने लगे थे। लेकिन हमारे चाचा जी और हमारी बुआ जी हमें ले आए। हम 3 साल के रहे होंगे अपने पैतृक घर में। ना हमारी माँ और पिता को लगा हुआ है पालन पोषण ठीक से नहीं होगा, कैसे रखेंगे। और चाचा जी ने, बुआ जी ने और दादी हमारी जिया थी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से दूसरी बात बताने वाली है कि वो घर हमारे, मैं जूनियर हाई स्कूल तक वहां पढ़ा। सभी को अपने उस समय के अध्यापक, क्योंकि स्मृतियां बचपन की बहुत सघन होती हैं, याद आती हैं कि 6ठी क्लास से तो ABCD लिखना शुरू कराई गई थी। छोटी बड़ी कैसे लिखी जाएगी। 8वां किया, तब 9वें में कहाँ जाएं। तब हमें बीसलपुर लाया गया किराए का मकान लेके, यहाँ पढ़े। तो वो घर फिर हमारा छूटता चला गया, लेकिन बना बहुत दिन तक रहा। और हमारे घर के पास बिल्कुल लगा हुआ धर्मवीर भारती का मकान, पैतृक घर, ये खुदागंज में। खुदागंज। व्यवस्थित ढंग से कब लिखना शुरू किया आपने? देखिए, हमारे घर में तो जहाँ जन्म हुआ वहां तो कहीं कागज का एक टुकड़ा या कोई अखबार का टुकड़ा, वो भी नहीं होता था। जब 9वीं क्लास में पहुंचे बीसलपुर पढ़ने, तो पिताजी थोड़े राजनीतिक विचारों के भी थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो कभी कभी वो मौजीपन में 1-2 चीजें बताया करते थे कि लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या ये सब, तो भी उस तरफ कोई ध्यान नहीं गया। बीसलपुर में पढ़ते थे जब 9th में, तो एक गरीब लड़का था, कोई नाम नहीं याद आ रहा उसका, तो उसने एक किताब छपवाई थी, अध्यापकों उपन्यास। उसमें कुछ उसने गीत थे देशभक्ति के, उस समय भी ऐसा था। अच्छा, गाता भी अच्छा था। तो प्रेयर के बाद उस लड़के को वो अध्यापक मंच पे बुला लेते थे। तो 10-20 पैसे की किताब बिकती थी वो। तो वो एक गा के सुनाता, और यूं गा के सुनाता था, एक कान पे हाथ रख, जोर की आवाज से। उसके गीत की कुछ पंक्तियां ये थी कि चुनरिया मुंह को ऐसी रंगा दे मेरे वीर, स्वच्छ हाथ की कती बुनी हो, कांग्रेस के रंग में हो, पीली हरी सफेद तिरंगी गोट निराले ढंग में हो। और ठीक से याद नहीं आ रही,
आज़ादी की लहर पड़ी हो, यानी क्या उमंग में हो, बीच में गांधी बैठे हों और चरखा चक्र संग में हो, नौजवान हो खड़े सामने लिए शांति का तीर, चुनरिया मुँह को ऐसे रंगा दे मेरी वीर। तो जो किताब होती थी वो खरीद ली, तो उसको पढ़ते रहते थे। तब जरा से छपे हुए शब्दों के प्रति वो लगा, और उसका नाम उस पर छपा, अरे नाम भी छपता है। तो अपने नाम को छपे हुए रूप में देखने की एक ललक जगी। कोई ऐसा नहीं इसके पीछे शुरुआत में होता है कोई विचार या पक्षधरता, चीजें धीरे धीरे तय होती हैं। मतलब अम्मा का पानदान, एक पानदान को हम खोजते रहे, सब भाइयों ने सब चीजें बांट ली, वो पानदान उन्होंने बेच दिया होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, तो मैंने उसे साहित्य में जिंदा किया जब हमें ऐसे नहीं मिला। वो नमिता सिंह ने छापा था वर्तमान साहित्य में। तो बताना इसलिए पड़ा हमें कि वो कभी कभी हमसे एक चीज मंगा लिया करते, उन्हें एक ही शौक था कि हमारे बच्चे, मतलब शौक ये था कि पान खाती थी, रमपुरिया तंबाकू बहुत महीन पत्ती होती थी, वो ले आना, ईसरपुर से मंगा लेती थी। तो कभी उन्होंने पान कुछ मंगाया होगा, तो उसमें जो जिसमें लपेट के लाए होंगे उसमें कागज मिल गया और क्रांतिकारियों के बारे में कुछ लिखा हुआ था कि जब वो बम फेंकने की योजनाओं में व्यस्त रहा करते थे। तो मैं समझो कि फिर क्रांतिकारियों के बारे में कुछ थोड़ा जाना, ये शहीद हो गए, भगत सिंह शहीद हो गए, लगता था कि बहुत बड़े लोग होंगे, शरीर से बलशाली, मतलब आदमी से ऊपर की कोई चीज होंगे। तो किसी ने मुझे बताया कि बाद में जब ईसरपुर से आके शाहजहांपुर आके पढ़ने आए अपने जिले में, शहर में, कि उन क्रांतिकारियों के साथी जीवित हैं। और मेरे एकदम झटका जैसे लगा कि जीवित हैं तो उन्हें देखा जाए कैसे हैं, कितने लंबे चौड़े हैं। कब मतलब मोटे तौर ये 70 के बाद की बात है। अच्छा। 71 और 72 में। तो मैंने तुरंत उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया। मुझे शायद तारीख याद नहीं है कि मनमथ नाथ गुप्त को मैंने पहला पत्र दिसंबर 72 की किसी तारीख को लिखा होगा, 1972 की। वो इसलिए याद है, तारीख याद नहीं है, कि उन्होंने जो पत्र मुझे जवाब में लिखा है वो 7 जनवरी 1973 का है। खत पहुंचने का समय, पोस्ट कार्ड। हाँ। लेकिन उससे पहले ये मोड़ क्यों आया क्रांतिकारियों वालों? लिखने लगे थे थोड़ा तुकबंदी, कुछ कविता, बताना भी नहीं चाहते, छुपाना भी चाहते थे कि कविता लिख रहे हैं, ये भी किसी को पता ना लगे। तो उपनाम रखने का बड़ा चलन था, तो हमने भी कई उपनाम सोचे, लेकिन ये इससे पता लग जाएगा कि हम लिखते हैं। असली नाम हमारा सुधीर कुमार है। तो स्टूडेंट थे, तो ये लगा कि विद्यार्थी लिखने से छुपा भी रहेगा और थोड़ा अलग भी हो जाएगा। अब वो ऐसा चल पड़ा कि पीछे से अगर कोई सुधीर कह के आवाज दे तो हम कहीं किसी और बुला रहा होगा, अरे विद्यार्थी। तो यहाँ आके जब कुछ तुकबंदी शुरू की तो एक लेखक प्रशिक्षण महाविद्यालय सहारनपुर का विज्ञापन पढ़ा, जबकि वो था कुछ नहीं। तो उसमें वो 2-2 पार्ट भेज दिया करते थे, उसके मेंबर बन गए। उसमें एक फायदा जरूर हुआ है कि एक पुस्तिका आई जिसमें उन पत्रिकाओं के नाम पते थे जो पत्रिकाएं नए लेखकों को प्रोत्साहन कर। युवक मासिक आगरा, इसके प्रेमदत्त पालीवाल, जो उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हुए थे, श्री कृष्ण दत्त पालीवाल, SKD पालीवाल कहा गया, गणेश शंकर विद्यार्थी के सहयोगी, बड़े क्रांतिकारी विचारों के थे, उनके भतीजे थे। वो पत्रिका नए लोगों को छापती थी, तो सोचा इसमें कुछ भेजना शुरू किया जाए। उसका एक विशेषांक इत्तेफाक से 150 पेज का पत्रिका की साइज में, अतिथि संपादक नाम का तब चलन नहीं हुआ था, करता था, लिखा था ईसंग के संपादक पंडित बनारस सिंह। तो उन्होंने उन दिनों क्रांतिकारियों में कुछ काम शुरू किया था और वो अद्भुत काम था। दरअसल बुनियाद उनकी डाली हुई है वो, और वो काम ये था कि जो जीवित क्रांतिकारी हैं उनसे उनकी संस्मृतियां, यादें लिपिबद्ध करा लेते हैं। इसलिए बहुत कोशिश की। तो उस पत्रिका का पूरा अंक, नाम तो था स्वतंत्रता संग्राम योद्धांक, लेकिन मैटर, जो सामग्री थी, वो पूरी क्रांतिकारियों की, मतलब स्वाधीनता सेनानी में तो कांग्रेस के लोग भी आ जाते हैं, दूसरी धारा के भी, लेकिन उसमें होता बस वहां से हमारी दिशा बदल गई। वो युवक का जो क्रांतिकारियों का अंक था, अब मैंने क्रांतिकारियों को खोजना पीना शुरू कर दिया। तो मैं 17 साल की उम्र से क्रांतिकारियों से मिलने लगा। मनमथ नाथ जी को जो पहला खत था आपका, उसमें क्या लिखा आपने और फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब तो आज भी रखा हुआ है, करीब 150 खत उनके मेरे पास हैं, और 28 साल उनका संग साथ रहा। तो
चूंकि उन्होंने, चतुर्वेदी जी ने उस समय कहा था कि मेरी उम्र अधिक हो गई है और मैं चिट्ठी पत्री जवाब भी नहीं दे सकता, और जो युवक इस काम के लिए आगे आना चाहें वो 3 लोगों से संपर्क करने की कृपा करें, ये शब्दावली थी उनकी। उसमें एक नाम मनमोहन राउत का था, एक नाम डॉक्टर भगवान दास माहौर, जो बड़े क्रांतिकारी हुए हैं आज़ाद ग्रुप के, आज़ाद की माँ के अंतिम दिन उन्हीं के घर पे झांसी में बीते हैं, बड़ी सेवा भी की उन लोगों ने। और एक डॉक्टर मदन मोहन चोपड़ा का नाम था। तो मदन मोहन चोपड़ा का नाम हमारे उसमें क्रांतिकारियों की फहरिस्त में नहीं, हमारे जहन में नहीं था, अभी भी नहीं है। तो हमने कहा संपर्क ही करना है तो फिर क्रांतिकारियों से क्यों ना किया जाए, और बनारसी दास जी से किया हमने संपर्क। तो ये अलग की बात है कि उन्होंने उसमें लिख दिया था अपने संपादकीय के अंत में, मैं चिट्ठी पत्री नहीं कर सकता हूँ, मैं अशक्त हो गया हूँ। लेकिन खूब चिट्ठी पत्री रही उनसे। जब हम उनसे मिलने गए तो वो समझ रहे थे कोई बहुत वरिष्ठ होंगे। अरे यार, हमसे बोले तुम तो छात्र हो। और उन्होंने एक बात मुझसे कही, उन्हीं के घर रुके भी थे, तो फिर कई लोग, उनके यहाँ बैठकबाजी बहुत होती और गप्पे करने का, बातें करने का बहुत शौक था, और इतना सूत्रबद्ध बोलते थे कि अगर उससे बिल्कुल उसी भाषा में लिख लिया जाए, उसी रूप में, उन्हीं शब्दों में, तो उसमें कहीं संशोधन की जरूरत नहीं हुआ करती थी या हो सकती थी। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी और वहीं से हमने चीज़ों को उठा लिया कि कर्मवीर पंडित सुंदरलाल ने 70-75 वर्ष इस देश का कार्य किया है। उनके नाम को लेने वाला कोई नहीं, उन पर काम किया जाना चाहिए। तो मैंने, क्योंकि पंडित सुंदरलाल का नाम बहुत सुपरिचित था इतिहासकारों में, क्रांतिकारियों में, बात को गांधीवादी हो गए थे, लेकिन गांधीवादियों और क्रांतिकारियों के बीच जो अंतर संबंध थे, जिसको प्रायः भुला दिया जाता है, उसकी वो कड़ी थी। लॉर्ड हार्डिंग बम केस में फरार हुए थे, सोलन पहुंच गए थे। वो क्रांतिकारी चेतना या उग्र क्रांतिकारी पत्रकारिता के रूप में बाद में उन पर विद्यमान भी रही, जो झलकती रही। कर्मवीर का संपादन, नया हिंद का संपादन, हिंदू मुस्लिम एकता के इतने प्रबल पक्षधर थे कि उन्हें तो मौलाना सुंदरलाल कहा जाता था व्यंग के तौर पर। और अपनी धुन के इतने पक्के थे, अपने जिदों के इतने पक्के थे कि चीन से जब हिंदुस्तान की लड़ाई हुई 1962 की, वो चीन के पक्ष में थे। उनका कहना था कि चीन आक्रामक नहीं है, एक सीमा विवाद है छोटा सा, इसको इतना बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए। 1951 में, शायद 51, हाँ, एक गुडविल मिशन गया था और इतने योग्य व्यक्ति थे वो कि जिस गुडविल मिशन के वो हेड थे, उसके सामान्य सदस्य कौन थे, इसमें 2 नाम बताना चाहेंगे। एक सदस्य थे डॉक्टर मूर्ख राज आनंद और दूसरे आर के करंजिया। माओ से मिले थे, माओ के साथ उनकी तस्वीरें, लौट के आके हारिस सीमा विवाद पे एक पम्पलेट भी लिखा। चीन के बहुत प्रशंसक थे। आज की विरोध का वो दौर होता, अगर जैसा आज विरोध होने लगता है चीज़ों का, तो शायद पंडित जी को माल तो उनके पास था ही नहीं, लेकिन जान का नुकसान हो सकता था। चतुर्वेदी जी ने हमसे कहा कि पंडित सुंदरलाल पे कोई काम नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा देखिए, मैं बहुत छोटा हूँ, आप अगर मदद करें, सहयोग करें, हमें दिशा निर्देश करें, तो हम इस काम को अपने हाथ में ले सकते। वहाँ से चीज़ें चल पड़ी। यद्यप मेरी पहली किताब के रूप में, जो राजकमल से जिसके 2 एडिशन हुए हैं, अशफाक उल्लाह और उनका युग आई, लेकिन मेरा पहला काम था कर्मवीर पंडित सुंदरलाल थे। तो उसका अब किताब बड़ी हो गई थी, उनके संस्मरण हमने उनके साथियों से ज़्यादा लिखवाया, जिसमें डॉक्टर मूर्ख आनंद ने पत्र के रूप में हमें लिखा, जो पत्र तो जाने कितनी जगह छप चुका है, गजब का खत है। विश्व साहित्य विशेषांक, विश्व पत्र विशेषांक निकाला। विश्व पत्र विशेषांक नाम नहीं था, शायद उसका नाम कुछ याद ऐसे आ रहा है। विश्व साहित्य के चुने हुए दस्तावेजी पत्र, गोरकी के पत्र हैं, प्रेमचंद के पत्र हैं, महावीर द्विवेदी के हैं, नेपोलियन के हैं, और उसमें सबसे बड़े पत्र का जो चुनाव किया गया था, जो 2 पेज में आया था बीच में, वो डॉक्टर मूर्ख राज आनंद का मेरे नाम था। तो वो काम किया, वो इतना बड़ा काम हो गया वो पंडित जी पर कि स्मृति ग्रंथ अलग और रचनाओं का खंड अलग। तो स्मृति ग्रंथ छापा है किताब घर प्रकाशन में, पुरानी बात हो गई है। दूसरा खंड उन्होंने नहीं लिया, बगैर किसी मैंने लिखा आपका काम बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है, एक खंड पहला आप तुरंत भेज दीजिए। दूसरा पड़ा रहा, हमारी लापरवाही में भी प्रकाशक लेने को तैयार नहीं। जिस प्रकाशक से बात करें
तो हमसे पहले तो सवाल हमसे करे पंडित सुंदरलाल कौन। तो बरेली आए तो खंड एक पढ़ा रहा, किताबें बहुत छप गई। वंदना देवेंद्र ने हमसे कहा कि हमारी इतिहास में दिलचस्पी है, हमें अपनी एक छपी हुई किताब वो, और जो नहीं छपी पंडित जी पे, वो हमें आप दे सकते हैं पढ़ने के लिए। हमने क्यों नहीं, हम पांडुलिपि को क्या रखा है। राजकमल वालों से उनकी कोई बात हुई होगी, कभी यहाँ मुलाकात हुई, कहा कि अगर कोई अच्छी पांडुलिपि आपको मिले तो छापना चाहेंगे इतिहास में। उनका क्यों नहीं, हमारे पास है। मुझसे बगैर पूछे वंदना देवेंद्र ने वो किताब वहां भेज दी, वो किताब छपना तय हो गया। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा है किताब मैंने देखी है। अब उन्हें भी पता नहीं था पूरा किस्सा। हुआ ये था कि बाबा जो हमारे यहाँ रुके हुए थे, तो कहा सुंदरलाल वाला काम तुम्हारे चल रहा, हमने पूरा हो गया, तो यहाँ रख लो और तुम अपने ऑफिस जाओ। तो सवेरे को हमसे कुछ पोस्ट कार्ड, कुछ अंतर्देशीय पेन और कागज सिरहाने रखवा लेते। तो किस किताबें लौट क्या है, शाम को बोले कि एक चिट्ठी हमने लिखी है अशोक के नाम, राजकमल, वो वाणी था तो उनके पास, कि मैं यहाँ ठहरा हुआ, यहाँ हूँ, मैंने इनका काम देखा, और वाणी इसे छापकर अपना गौरव बढ़ाए। वाणी ने वो किताब मंगा ली और कहा बाबा को सूचित कर दो। बाबा जा चुके थे कि किताब छप रही है। फिर वाणी ने वो किताब, इनके यहाँ बंटवारा हुआ है, तो किताब हमें वापस कर दी। बड़ा दुख रहा। तब हमने किताब घर को अप्रोच किया था, उन्होंने सीधे सीधे खंड छापा। फिर दूसरा खंड राष्ट्र में, तभी वो कह रहे थे कि इसको हमने कहीं देखा है, अशोक। तो ये शुरुआत रही। क्रांतिकारियों से मिलने से लगा, हमारा एक अनुभव ये हुआ कि ये तो बहुत सीधे सच्चे सरल नेक और इनसे ज़्यादा बलिदानी लोग तो हैं नहीं। बलिदान वही नहीं है जो फांसी पे चढ़ गए, इनका तो इससे बड़ा काम है। किसकी चर्चा अधिक हुई, किसकी चर्चा कम हो पाई, इतिहास में किसको कहाँ जगह मिली, किसी को कम मिली, किसी को ज़्यादा मिली, सत्ता किन हाथों में पहुंची है, वो क्रांतिकारियों क्यों सम्मान देती। तो ये सब रहा। उन दिनों ये जरूर था, इतिहास बहुत सा दबा पड़ा था जो लिखा नहीं जा रहा था। तो उस जिम्मेदारी को हमने बहुत धीरे धीरे एक बनता गया। जब मनमथ गुप्त की किताबें पढ़ी, उनसे मिले, सारे क्रांतिकारियों से मुलाकात हुई हमारी, तो लगा कि अभी तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है इस क्षेत्र में काम करने को, और अकेले हमारे बस का भी नहीं, सीमा होती है काम करने की। दरअसल बने टीम, 2-4 लोग हों, एक काम हम कर रहे हैं, कोई दूसरा करे, तीसरा करे। इतना सारा काम हमारे पास है अभी करने को कि अगर हम ठीक भी रहें, तो उम्र के इस पड़ाव पे आ गए हैं, काम ने बहुत किया। मैं तो दिल्ली की तरफ देखता नहीं। अब देखे, कल अकेले अगर कोई घूम रहा था हाउस में, तो मैं अकेला था। आप जैसे कह रहे हैं कि और लोग साथ हों या 2-4 लोग मिलकर कर रहे हों, हिंदी में जो काम आप कर रहे हैं उस विधा में उस तरह का काम और कौन कर रहा है? देखिए, उस तरह का काम तो कोई नहीं कर रहा। उसके पीछे कारण है। अगर कुछ आपको जैसे दिखाई भी दे रहा है, कुछ काम क्रांतिकारी को हो रहा है, तो वो दस्तावेजीकरण है या अकादमिक ढंग का है। हमने किसी भी लाइब्रेरी में कभी हम नहीं बैठे, कोई पुस्तकालय मैंने छान कर नहीं देखा है, गए हों, खुलवाया हो, देखा हो, किसी आर्काइव्स में नहीं गए। हमने वो इतिहास लिखा है। इसीलिए हमारा लेखन जो है, उसे कोई कहना चाहे, कई बार कोई लिख देते हैं अखबार वाले, कहीं उन्हें मना भी करते हैं, यार इतिहासकार मत लिखो, मैं इतिहासकार नहीं। आप किताबें आके देख लें हमारी, एक भी किताब इतिहास की श्रेणी में शामिल नहीं की जा सकती। वो जीवनी हो सकती है, वो रेखाचित्र हो सकता है, वो संस्मरण हो सकता है, उसमें इतिहास भी है, और वो इन सारी विधाओं का अतिक्रमण कर सकता है। वो क्या बनेगा क्या नहीं, मुझे विधाओं का अतिक्रमण करने में मुझे बड़ा मजा आता है। बेहतर से बेहतर गद्य लिखे हम। काम बहुत हुआ है, और बहुत इसलिए हुआ कि मैं छोटी जगहों पर रहना पसंद किया, दिल्ली की तरफ देखा नहीं, सत्ता और व्यवस्था से निरंतर दूर रहे। क्योंकि जो क्रांतिकारी चेतना है, उसको आंदोलन है, उसका इतिहास, हम उसको इतिहास नहीं मानते। वो इतिहास मुर्दा है जिसमें भविष्य के लिए स्पष्ट संकेत ना हो। जो आज़ादी क्रांतिकारी चाहते थे, वो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को स्तंभ नहीं बनाना था कि वो बन गया, स्थापित हो गया। स्तंभ भी होता तो भी उसे झाड़ना पोतना पड़ता, पुताई करनी पड़ती, रंगाई करनी पड़ती साल भर बाद। उसको निरंतर पहनाए रखना है। और जो वैचारिक विकास 1857 से लेके और भगत सिंह के समय तक हुआ है, जिस लक्ष्य के लिए, जो समाजवादी लक्ष्य था उनका, जिस आज़ादी का था, तो वो पूरा नहीं हुआ।
तो वो लड़ाई जारी रखने के लिए, जारी कैसे रहे, रुके ना बीच में, आगे बढ़े नए हथियारों के साथ, नए लक्ष्यों के साथ, नए और विचार के साथ, हमने इसलिए उस इतिहास का इस्तेमाल किया। अब वो कितना पाठकों तक पहुंच पा रहा है, कितना नहीं पहुंच पा रहा है, ये बेचैनी निरंतर बनी रहती है। खुशी नहीं होती। बड़े प्रकाशक 9 किताबें राजकमल प्रकाशन ने छापी हैं, किताब घर ने छापी, एनबीटी ने छापी हैं, भारतीय ज्ञानपीठ ने छापा है, सब अच्छे प्रकाशनों से किताबें छपी हैं, लेकिन तसल्ली नहीं होती। तसल्ली होती कोई किताब छोटे साइज में छपे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, लोग पढ़ें उसे। हमारी सबसे लोकप्रिय किताब आज भी पहली किताब है अशफाकुल्लाह और उनका युग। हम किताबों को कॉपीराइट अपना मानते नहीं, प्रकाशनों से पहले कह देते हैं, ऐसा शायद कोई लेखक नहीं कहता होगा कि मैं पैसे के लिए नहीं लिखता हूँ। पहली बात ये सुनिए, आप चाहे जैसे हो, जो हो हमारा, हम कहेंगे नहीं आपसे रॉयल्टी के लिए, आप हमें भेज दीजिए, हम उसी को मान लें। वो हमारा ये है कि मजदूरी मिल जाएगी। नौकरी छोड़ी तो इसलिए छोड़ी, कर सकें, काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन इस धारा में, इस क्षेत्र में लोग आ नहीं रहे, आते हैं भाग जाते हैं, क्यों? मेहनत का काम है। कविता कहानी तो कहीं बैठ के लिखी जा सकती है। हमें बस खुशी इस बात की कि आज तक इतनी किताबें लिखी हैं इस क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास को लेकर, इतिहास जैसी ना होती थी, कहीं भी कभी भी एक भी तथ्य, एक भी बात, कोई गलत किसी ने नहीं कहा कि हाँ पे गलत। हम तो कई बार खड़ेपन से भी कह देते हैं जो कहना नहीं चाहिए, कई बार उसमें गर्वोक्ति ना मानी जाए। कि बरेली में एक बार मनमथ खान गुप्त को बुलाया गया था, बरेली कॉलेज सब तब वीरेन थे, बरेली कॉलेज सभागार में उनका आयोजन था। किसने किया था मुझे याद नहीं आ रहा। हम शाहजहांपुर से आ गए थे, तो तब तक कार्यक्रम की लगभग शुरुआत हो चुकी थी। मैं पीछे दर्शकों में बैठ गया। जब मिला मनमथ दास से तो बोले कि अरे आ गए। हमने, हम तो आ गए, शुरू में ही आ गए थे, तो चलो फिर वहां बैठ के बात करते हैं। उनके साथ नंदकिशोर तिरखा थे, बड़े पत्रकार। तो तिरखा जी, वो ड्राइवर और हम पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस उसमें पहुंच गए। बड़े से बेड पे तिरखा जी तो लेट गए और मनमथ जी बैठे रहे और हम वो बात करते रहे। अब इतनी देर बातचीत, तिरखा जी को नींद भी नहीं आए। तो जब वो ऊब गए, मतलब उस बातचीत से ऊब हो गई, तो उन्होंने कहा, भाई गुप्त जी, भाई इतनी देर से आप किसी से बात कर रहे हैं, आपने परिचय तक नहीं कराया ताकि बातचीत टूटे। तो बोले, अरे हाँ, ये तो नहीं रहा, ये सुधीर विद्यार्थी हैं, वो पुराने साथी। अब उन्होंने मेरे काले बाल भी तब देखा तो कहा कि भाई गुप्त जी, ये आपके पुराने साथी कैसे हो सकते हैं? तो मनमथ दा ने कहा कि अगर 18 साल का किसी का संग साथ है तो वो नया कहेंगे या फिर पुराना? बोले तब तो पुराना ही हुआ। फिर एक दूसरा किस्सा याद आता है कि वो, मैं उन्हें बहुत विचारवान क्रांतिकारी मानता हूँ और मौलिक चिंतक। हिंदी ने उनकी बड़ी उपेक्षा की। हिंदी साहित्यकारों के बीच वो क्रांतिकारी माने जाते थे और क्रांतिकारियों के बीच वो साहित्यकार माने जाते। उपन्यास और कहानियां भी लिखी, लेकिन उस कोट की नहीं लिख पाए वो जिस जहां पहुंचना चाहिए। लेकिन कई बार विचार और चीजें इतनी हावी हो जाती हैं कि जैसे मान ली मैं लिख रहा हूँ इतिहास को, तो इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने रूप में लिख रहे हैं, अपने तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन उसमें रचनात्मकता की कितनी गुंजाइश हो सकती है? कम होती है। हम तो फिर भी चूंकि संग साथ रहा, उनसे मिलना जुलना, बातचीत, वो सब डाल के उन पर विचार बहुत हावी था और वो पक्के नास्तिक थे, अंत तक उस पर डटे रहे और मुझे बहुत प्रोत्साहित भी किया है। एक पत्र उन्होंने लिखा जिसका लिखा था प्रियवर, नीचे लिखा था सुधीर विद्यार्थी जिंदाबाद। लेकिन एक अंतिम मुलाकात याद आती, मैं शाहजहांपुर से पहुंचा, बीसलपुर आ गया था, तो 2000 की बात है, वर्ष 2000 में ही उनकी निधन हुआ था उनका। सादतपुर में ठहरे हुए थे बाबा के यहाँ, तो हमने कहा आज हम जा रहे हैं कि मनमथ दास से मिलना निजामुद्दीन ईस्ट में। तो बोले ठीक है। हमने फ़ोन कर दिया। उनकी पत्नी माया जी ने फ़ोन उठाया और बड़े कड़क सुर में बोली कि जब आप आए, आप तो आते रहते हैं, उधर वाली घंटी दबाइएगा। 2 घंटियां थीं, एक नीचे की ऊपर। मैं इस बात को समझ नहीं पाया। तो जैसे हम प्राय जाते थे तो हम गए और वहां पहुंचे। हाँ, ये कृषक जी और साथ में चल दी कि हमारी मुलाकात हो जाएगी। वाचस्पति आए हुए थे बनारस, तो उनका हम भी मिल लें, कभी नहीं मिले, तो नहीं चलिए। कृषक जी ने बेटे को भी ले लिया, तब मोबाइल थे नहीं कि कैमरा लेते चलो, तस्वीर भी हो जाएगी।
तो जब वो घंटी बजाई तो माया जी ऊपर से बोली, समझ गई कि हम ही होंगे, कि देखिए मैं, और कड़क आवाज थी उनकी, देखिए मैंने कहा था उधर की घंटी दबाइए, आप नौकर मिलवा देगा आपको। मैं समझ नहीं पाया क्या किस्सा है। 12 उधर घंटी दे, नौकर आया, कहाँ से आए क्या, नहीं बताओ विद्यार्थी। वो गया, बोले आ गए तो तीन लोग तो सोफे बैठ गए, हम उनके बेड पर रजाई ऐसी बड़ी हल्की सी लेटे हुए थे, कमजोर हो गए, स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा था, थोड़ा खिसक के बैठे, मैं रजाई का ही थोड़ा हिस्सा मोड़ लिया, क्योंकि मेरी बहुत नजदीकी थी। बातें आते करते रहे बहुत देर। पीलीभीत पहुंच गए हो? हमने हाँ पीलीभीत पहुंच गए, ज्वाइन कर लिया। वहां एक गांव है बिचपुरी, राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में वहां एक डकैती डालने गए थे। हमने दादा बिचपुरी का वो घर भी हम देखा है जिसमें आपने डकैती डाली थी। अरे इतनी जल्दी? हमने कहा, बोले अच्छा। इतनी देर में काफी समय हो गया था, ये लोग चाहते थे कि वो चलें, तो इशारा किया कौशल को, बेटा एक फोटो खींच लो। तो हमने कहा आप लोग इधर आ जाइए, तो ये लोग किनारे पे बैठ गए, हम तो रजाई और उनके साथ ही बैठे थे। अच्छा फोटो खींचना है, कैमरा देखो, बोले रुको ऐसे नहीं फोटो। और अपना कमजोर हो चुका दाहिना हाथ, दाहिना ही नहीं मतलब शरीर ही कमजोर हो गया था, इस विवाद में वो कमजोर हुए। वो बहुत साल खींच ले जाते उम्र के, और हाथ निकाला रजाई के बाहर और मुट्ठी तानते हुए कहा, सुधीर विद्यार्थी जिंदाबाद, अब फोटो खींचो। तो इससे बड़ा सम्मान जिस व्यक्ति ने 20 साल जेलों में बिताए हों, जिसने 150 किताबें हिंदी अंग्रेजी बंगला में लिखी हों, और उससे जो सजा दी गई थी 14 साल की, 19 साल की उम्र में काकोरी केस में, उसमें सरकार ने अपील की थी कि इनकी सजा बढ़ाई जाए, इनका रोल बढ़ा है, क्योंकि भोजपुरी डकैती में भी थे, काकोरी डकैती में भी थे, और भी इनके बहुत सारे मामले हैं। तो जज ने उस सजा को बढ़ाया नहीं, वो लिख दिया उसमें कि कम उम्र के कारण इन्हें फांसी सजा नहीं दी जा सकती। तो वो व्यक्ति, मतलब हमारे तो लेखन का सारा मूल्यांकन और चीजें हमें मिल गई, जो मेरे लिए नारा लगा रहा हो इतने लोगों के सामने, सुधीर विद्यार्थी जिंदाबाद, और आगे बढ़ाने में बड़ी मदद। एक पत्र उन्होंने मुझे लिखा कि अगर ये विवाद ना होता घर में, तो मैं भी उम्र के 2-4 साल और खींच ले जाता। एक खत में उन्होंने बड़ी पीड़ा के साथ लिखा, चीजें समाज बदल रहा है, जो हमारा लिखा हुआ उसका कोई प्रासंगिकता नहीं रही। वो पीड़ा उन्होंने उस पत्र में दर्ज की थी कि अगर समय होता तो मैं अपनी सारी किताबें फाड़ के फेंक देता और दोबारा लिखता। लोग जो कर रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास को, वो सब भगत सिंह को बेचने का काम कर रहे हैं। ये क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास डॉक्यूमेंट्स को, मतलब उसे व्यापार की वस्तु, बेचने की वस्तु में तब्दील कर दिया गया है, और उसे व्यक्ति से महानायक, नायक से महानायक बनाया जा रहा है, जो क्रांतिकारी आंदोलन का और क्रांतिकारी पार्टी का बड़ा नुकसान है। भगत सिंह अकेला नहीं था। किसी प्रसंग में बहस हो गई थी भगत सिंह की सुखदेव से, तो लगभग लताड़ते हुए, कितना क्लियर था अपनी सोच में वो, उसने सुखदेव से कहा है कि क्या तुम समझते हो मैंने या तुमने ये क्रांति कर ली? तो समय परिस्थितियों को उपज थी, कुछ समय रुक के होती, आगे बढ़ के होती, पीछे हो सकती थी, लेकिन ये होती। हम तुम ना होते कोई दूसरा होता। और वो अपने साथियों को कितना प्यार करता था। जिस समय असेंबली बम केस चलने के बाद वो लाहौर के सैंडर्स मर्डर के लिए अलग किया गया बटुक दत्त जेल में, वो पीड़ा भरा पत्र पढ़ लीजिए, प्रिय बटुक, कलेजा निकाल के रख दिया। क्रांतिकारी बहादुर तो होते हैं, लेकिन बहुत भावुक होते हैं। मेरे ख्याल से अगर भावुक ना हो तो क्रांतिकारी हो नहीं सकता। कभी से कम संवेदना नहीं होती, और वो नकली संवेदना भी नहीं होती जो हम शब्दों में, जो शब्दों के खिलाड़ी जब हम बन जाते हैं। अब उसका दस्तावेजीकरण करना, नाम बदल बदल के उनको केवल बेचने की वस्तु में तब्दील कर देना, ऐसा लगता है कि क्रांतिकारी पार्टी में कोई दूसरा था ही नहीं। आगे कभी क्रांतिकार कोई होगी, अगर होगी, अब जो जैसे का समय बन गया उसमें संभावना दूर दूर तक, पहले लगता था कि वो थोड़ी दूर पे खड़ी आ गई, अब नहीं लगता है कि कहीं, लेकिन अगर होगी इस रूप में कहना जाएगा, कोई व्यक्ति नहीं करेगा, कोई पार्टी ही करेगी। नेतृत्व तो पार्टी का कोई व्यक्ति कर सकता है। और सबसे बड़ा नुकसान जो दूसरे लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन लिखा, उसमें भगत सिंह को अकेला कर देना। वो अपने साथियों के साथ ही अच्छा लगता है। इस नाते जो काम अभी बाकी है, हम क्या निकाल के लाए, मेरी 3 किताबों की बल्कि 4 किताबों की चर्चा इस रूप में की जानी चाहिए। मूल्यांकन भी नहीं हो पाता ठीक से, हम मूल्यांकन के लिए लिखते भी नहीं।
कि शुरू में जैसी क्षमता थी जितना हमारा शब्द था। पहली किताब मेरी आई थी आमदेर विप्लवी, जिसमें मैंने 18 क्रांतिकारियों को लिखा था। उसके बाद हमारा जब लेखन में जगह बनती चली गई, और वो भी किताब हमसे मांगी थी शलभ श्री राम सिंह ने, रामकृष्ण प्रकाशन विदिशा के लिए, जिसके वो सलाहकार थे। तो फिर दूसरी किताब हमने लिखी क्रांति की इबारतें, जो राजकमल ने छापी है। उसमें 11 क्रांतिकारियों पे, जो ज़्यादा विस्तार से हमने लिखा, तब हम विस्तार दे सकते थे अपनी समझ से, अपनी चीज़ों से। उसके बाद उसी क्रम में तीसरी किताब आई है क्रांति की विरासत, संवाद प्रकाशन से, जिसमें केवल 6 क्रांतिकारियों पूरी किताब। तो हम उस पूरी आंदोलन की जो टीम थी पूरी उनकी, उन सबको निकाल के लाना चाहते हैं। जो केवल भगत सिंह के दस्तावेज बेच रहे हैं अपने अपने नाम से, ये बाकी लोगों को तो छुपा देना। दूसरे ये है कि अगर ये सब भगत सिंह की इतने हितैषी हैं, जयदेव कपूर मुझसे बात कहा करते थे, चूंकि बहुत नजदीक थे हरदोई, वो कई दिन आगे ठहरा करते थे। बोले सुधीर, तुम क्या समझते हो कि भगत सिंह को भगत सिंह विचार ने बनाया? बोले नहीं, भगत सिंह से पहले ही बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए। एक विचार को भगत सिंह, वहां पे मौलिक चिंतक भी नहीं है। जिस समय वो पर्चा फेंकते हैं, उस पर्चे में लिखा होता है कि वेला का जिक्र होता है, फ्रांसीसी दार्शनिक और क्रांतिकारी, जो लिखता है कि उनको उद्धृत किया है उसने, कि या उस पर्चे में उद्धृत किया गया है कि मैं, बेला कहता है कि, या बेला के मार्फत कहते हैं कि मैंने इतने व्याख्यान दिए, इतने प्रदर्शन किए, इतने धरने दिए, लेकिन कहीं कोई असर नहीं हुआ। तो उस असर के लिए किसी बड़े धमाके की आवश्यकता है। इतने किसी उधार लिया हुआ, दूसरे से लिया हुआ, हम में कोई मौलिक नहीं है। हमारी भाषा भी सब कुछ है, हम अपने को जोड़ सकते हैं उसमें। तो जब वो बम फेंकने जाता है वहां भगत सिंह, और जब वो अलग किया जाता है, अभी भगत सिंह, एक लाल बहादुर वर्मा ने एक अपना अंक निकाला है, देखिए बात को दूसरी तरफ मुड़ गई है, इतिहास बोध पत्रिका है उनकी, उसका एक अंक निकाला, मुझसे कहा कि सुधीर तुम ही लिख सकते हो अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती पर। तो मैंने कहा लिख दो। तो भगत सिंह पे किससे लिखवा रहे हैं? बोले भगत सिंह के चमन लाल। अंक मुझे नहीं भेजा उन्होंने कहने के बावजूद, लेकिन एक जगह हमें बंगाल में एक जगह देखने को मिला, तो चमन लाल ने उसमें उस पत्र का जिक्र ही नहीं किया है जो बटुकेश्वर दत्त से जेल में विछोह का भगत सिंह ने लिखा है। उसके बिना उस पक्ष को समझा ही नहीं जा सकता। भगत सिंह को जो प्रस्तुत किया जा रहा है, एक हमारी और शिकायत भी है, इतनी चर्चा हो गई तो वही कर लें, कि भगत सिंह को मनुष्य के रूप में, पारिवारिक सदस्य के रूप में लोग कतई चित्रित नहीं कर रहे हैं। सब क्रांतिकारी भगत सिंह को चाहते हैं, और इतने लोग कह रहे हैं कि सबको समझ है भगत सिंह की, कि ये भगत सिंह की यह जरूरत है। तो जरूरत आपको पता है, और भगत सिंह से कम बलशाली शारीरिक रूप से भी आप नहीं है, और भगत सिंह को समझ चुके हैं तो उससे कम समझदार भी नहीं है। तो फिर किस बात की देर है? दूसरी बात यह है जो जीवन का, हाँ वो बात रह गई थी कि जयदेव कपूर ने जो कहा था कि भगत सिंह को भगत सिंह विचार ने नहीं बनाया है, बल्कि एक्शन ने बनाया है। तो विचार है, पर्चे है, भाषण है, इसको आप उतनी जल्दी प्रचारित नहीं कर सकते हैं जितनी जल्दी एक्शन क्रांतिकारी आंदोलन को आगे ले जाता है, और इतना आगे ले जाता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जयदेव दा कहते बोले जो सैंडर्स को मारा है, तो एक दिन में भगत सिंह पूरे देश का चहेता क्रांतिकारी बन गया। क्यों? देश में लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया जाए, लेकिन ले कोई नहीं रहा था। तो भगत सिंह का हाथ देश की नब्ज पर था। तो एक एक्शन ने भगत सिंह को भगत सिंह बना दिया, और उसके बाद जब उसने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका है, तब वो भगत सिंह बना है। विचार ने भगत सिंह को नहीं बना। और क्रांतिकारी आंदोलन कितना आगे बढ़ गया, कितना गुणात्मक परिवर्तन उसमें आया है इन दो घटनाओं के बाद। क्रांतिकारी बीच बीच में घटनाओं को इसलिए करते रहते थे, जिन्हें अपनी भाषा में एक्शन कहा करते थे, ताकि क्रांतिकारी आंदोलन जीवंत बना रहे और उसमें आगे बढ़ने की ऊर्जा पैदा होती है। भावुक सवाल है, लगेगा तो शिकायतनामा है, लेकिन बहुत भावुक सवाल है। कल तक भगत सिंह के साथी ये लोग ये बताएं कि कब मरे, किन स्थितियों में मरे, कितने अभावों में मरे हैं, किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं। तो सिर्फ दस्तावेजों को बेचना, सिर्फ भगत सिंह के विचार की बात करना,
उनके साथी उनके बराबर हैं, भगत सिंह से कोई उनमें कम नहीं है। भगत सिंह तो एक प्रवक्ता के रूप में सामने आया, सामने उसके मुंह से भगत सिंह वहां पे अकेला क्रांतिकारी नहीं है, बल्कि संपूर्ण वैचारिक विकास जो 1857 से और 1931 तक उसका हुआ है क्रांतिकारी आंदोलन का, वो उसके मुंह से बोल रहा है। वो प्रवक्ता है संपूर्ण आंदोलन का, तो उसे अकेला करना बड़ा अपराध है। तो ये क्रांतिकारी कब मरे, कहां मरे, कैसे मरे, किसी ने पूछा नहीं। ये भी हमारी जिम्मेदारी थी। कौन बटुकेश्वर दत्त की मौत मरना चाहेगा? बीरेन डंगवाल जी थे तो एक तय किया गया, रामजी भाई का फोन आया, हमारे ऊपर उस समय नौकरी का बहुत बड़ा संकट था, मुझे एक दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती, लेकिन नहीं आना है, तुम्हें व्याख्यान देना है। साजी साजिश साजी विरासत, हमने हाँ कर दिया। हमारा जाना कठिन संयुक्त था, जो एक अधिकारी मुझे छुट्टी नहीं दे सकता था एक दिन पहले, वो उस दिन खुद छुट्टी पे चला गया। तो जो इंचार्ज था मैंने उससे छुट्टी मंजूर करा ली और मैं चला गया। तो यहां से मंगलेश मिल गए थे बरेली स्टेशन भी, उधर से ट्रेन में, उसी में हम लोगों का था। बीरेन हम यहाँ सवार हो गए, पटना पहुंचे। तो तीसरे सत्र में 3 लोग, दूसरे सत्र में 3 लोग कविता पाठ था, पहले सत्र में केवल मेरा व्याख्यान था। हमने कहा कि आपका शहर पटना प्रदेश की राजधानी है, बड़ा शहर है, महानगर है, आप इसको लेकर बड़ा गर्व भी करते होंगे, लेकिन पटना शहर या इसके शब्द या ये शब्द ये मेरे दिमाग में कील की तरह चुभता रहता है और मुझे बहुत दर्द देता रहता है। मैंने कभी पिछले दिनों एक तस्वीर छपी थी, तीसरे माले पर 4 लेन सड़क है, आमिर खान खड़े हुए हैं और नीचे सड़क पर निकलते हुए लोगों के लिए हाथ हिला रहे हैं, और 4 लेन सड़क जिसके दोनों साइड मतलब वहां जाम लग जाता है उन्हें देखने के लिए, जबकि वो तीसरे माले पर। इसी पटना शहर को बटुकेश्वर दत्त ने, भगत सिंह से बड़ी कुर्बानी थी उसकी, भगत सिंह से बड़ी कुर्बानी थी उस व्यक्ति की। तिल तिल कर मौत के मुंह में जाना, अंडमान में टीबी का मरीज बन जाना। भगत सिंह ने खुद कहा था, मैं तो फांसी पे चढ़ जाऊंगा हंसते हंसते। तुम लोगों के सामने कठिन जिंदगी है, क्योंकि तुम्हें साबित करना है एक एक इंच मौत की तरफ बढ़ के। अपने क्रांतिकारित्व को साबित करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ज्यादा बड़ी है, ज्यादा लंबी, ज्यादा दीर्घ है। तो वो बटुकेश्वर दत्त एक पुरानी जर्जर साइकिल पर इसी पटना की सड़क पर 2 से राटा और 2 से लकड़ी को जुगाड़ करके रोज लाते थे, और किसी ने उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा। सड़क पे जाम लगना तो बहुत दूर की बात थी। हम गर्व कर लें आज क्रांतिकारियों पर, हमने कैसी मौत उन्हें मरने दिया। किसी ने उन्हें सलाह दी कि गुजर बसर के लिए कर सकते हो कि किसी बस का परमिट ले लो, तो वो किसी के काम आ जाए, उस पर पैसा मिल जाएगा। तो उस परमिट के लिए डीएम के पास गए, कहा कि मैं बटुकेश्वर दत्त हूँ। कौन बटुकेश्वर दत्त? तो कहा कि स्वाधीनता सेनानी हूँ उस नाते। तो मैं तो आपको जानता नहीं, इसमें अपना बुलाइए सर्टिफिकेट। अब वो क्रांतिकारी प्रकृति के व्यक्ति कागज उठाया, चले गए, फाड़ के फेंक दिया। राजेंद्र बाबू जो पता लगा कि पटना का डीएम बटुकेश्वर दत्त उनसे स्वाधीनता सैनिक होने का प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो उन्होंने बहुत नाराज हुए। को ये इतने पहले का समय था, आज तो स्थितियां और बदतर हो गई हैं। और दिन दिनों दिनमान निकलता था, बिल्कुल इसी रंग की घटना। इस सीनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक छात्रावास का नाम रामप्रसाद बिस्मिल के नाम पर रखा जाए। तो वहां के कुलपति ने उसमें आपत्ति लगा दी, और शब्द ये थे, भाषा उसकी ये थी कि ये रामप्रसाद बिस्मिल कौन है। और हमारे अपने शहर की, हमारा अपना शहर है शाहजहांपुर, इसकी कहानी तो और भी अधिक दयनीय है। भले आज हम बिस्मिल संग्रहालय बना ले, खुश हो रहे हैं, मैं बहुत पीड़ा के साथ बोल पाता हूँ। आज चुनाव के समय रामप्रसाद बिस्मिल द्वार, अष्टठाकुरला द्वार, और शहर की पहचान और शहीदों का शहर है। इसी शहर में, शाहजहांपुर में, सबसे पहले अपनी गुजर बसर के लिए बिस्मिल का भाई टीबी से मर गया, इलाज नहीं हो पाया, सुशील, बिस्मिल की फांसी के बाद। जिस माँ ने बेटे की लाश सामने हो, अर्थी निकल रही हो, माँ उस जुलूस में है। उर्दू बाजार है गोरखपुर में, वहां उसकी लाश को रुकवा दिया और पड़ोस से स्टूल मंगाया, उस पर खड़े होकर बोली है माँ का साहस देखिए। माँ की बहुत प्रशंसा की है। बिस्मिल को बिस्मिल बनाने में कल उनकी माँ थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बेटा था, मैंने देश के लिए दे दिया। अब एक दूसरा बेटा है,
सुशील, मैं इसे जयदेव कपूर को सौंपती हूँ और मैं चाहती हूँ इसे भी वो अपने बड़े भाई राम प्रसाद की तरह ही बहादुर बनाए, उसी रास्ते पर भेजे। उस माँ को अपनी गुजर बसर के लिए सबसे पहले बिस्मिल की कुर्ते के लिए 3 सोने के बटन बनवाए थे उन्होंने, वो बेचे। उसके बाद गुजर बसर नहीं हो पाई तो मकान जिसमें बिस्मिल का जन्म हुआ था वो बेचना पड़ा। फिर एक दूर कहीं एक छोटा सा प्लाट खरीदा, उस पर 2 कमरे बना के रहने लगे। कोई नहीं बताता शाहजहांपुर में कि वो माँ कब मरी थी, उसकी अंत्येष्टि कहाँ हुई थी, पिता कब मरे थे, उनकी अंत्येष्टि कहाँ हुई थी। क्या उस समय शाहजहांपुर में कोई समाज सुधारक नहीं था, कोई ऐसा रईस नहीं था, कोई इतना संवेदनशील व्यक्ति नहीं था जो बिस्मिल की माँ और पिता को एक आराम की मौत, एक थोड़ी सुखद मौत मरने की सहूलियत दे देता। तो जब कहा जाता है ना, आज जो स्मारक बन रहे हैं, बिस्मिल अगर जीवित रहे होते, और मेरा इस बात का दावा है अभी अगर जीवित होते, तो जिस जगह 11 करोड़ की लागत से उनके नाम पे संग्रहालय बना खड़ा कर दिया गया, वो कहते हैं यहाँ हमें झोपड़ी डाल लेने दीजिए, तो शायद उन्हें भगा दिया जाता। और बिस्मिल की माँ के बारे में एक और बता दें, उनकी दादी के बारे में। ब्राह्मण थे, गुजर बसर नहीं होती थी। बिस्मिल की शहादत के बाद की बात है। तो दरवाजे दरवाजे, मैं तो रो पड़ता हूँ कि दरवाजे दरवाजे सीधा मांगने जाती थी ब्राह्मणों ने एकादशी वाले दिन, और रो रो के झोली फहरा के कहती थी, हे बन रसिया तेरो नाश हो जाए, तूने मेरे लल्ला को फांसी लगवा दी। बनारसी लाल मुखबिर हुआ था बिस्मिल का दोस्त, बनारसी लाल मुखबिर बन गया था, बिस्मिल के खिलाफ गवाही दी थी उसने। तो इतने कठिन जीवन इन क्रांतिकारियों को बिताने पड़े, और ऐसा नहीं बिस्मिल अपने समय में चीजें नहीं समझ पाए। एक बात देखिए कि मैनपुरी कांस्पिरेसी केस में जो काकोरी से पहले हुआ था, उसमें बिस्मिल नामजद थे, फरार हो गए थे, जंगलों में घूमते रहे, रंग काला पड़ गया था बिल्कुल। सरकार ने आम माफी दे दी, क्यों मुख्य मुखबिर, ये मुखबिर बन गया था उसमें, उसके जरिए पकड़े भी गए लोग। लेकिन जो मुख्य वो थे अभियुक्त पंडित ज्ञानालाल दीक्षित, उन्हें सीआर दास ने किसी तरीके से जेल से बाहर निकाल दिया। आए थे इस केस की पैरवी करने, वही एक व्यक्ति ऐसा था। मुकदमा कमजोर पड़ गया। बाकी और बड़े नेता देवनारायण भारती, बिस्मिल, ये सभी नहीं पकड़े गए। बहुत पैसा सरकार का खर्च हो गया, आखिर सरकार ने आम माफी दे दी। आम माफी दे दी तो बिस्मिल भी प्रकट हो गए। तो शाहजहांपुर में ऐसा नहीं, समाज को समझते नहीं थे। बिस्मिल की आत्मकथा जब आप पढ़ें या कोई पढ़े तो उसमें आपको कई जगह बिस्मिल कमजोर नजर आएंगे। कमजोर नहीं है वो उस समाज का या जिन चीजों का वो सामना कर रहे थे, या जो उम्मीदें बांधे हुए तो नाउम्मीदी में तब्दील हो रही थी, वो उन्होंने उसको दर्ज किया है। अशफाक की डायरी में वो कमजोरी नहीं दिखाई देगी। अशफाक ज्यादा मजबूत होके, ज्यादा वैचारिक होकर सामने आते हैं, और बिस्मिल से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि शाहजहांपुर में, जिस प्रदेश में, उत्तर भारत में मैंने इतना बड़ा एक क्रांतिकारी उद्योग स्थापित कर दिया, ये शब्द हैं उनके, उसमें वहां एक नौजवान ऐसा निकल के नहीं आ पाया जो मेरे पास जेल के भीतर एक रिवॉल्वर भेज देता। दूसरी बात उन्होंने और लिखी है, जो कई बार लोगों को बड़ी खरी तो लगी जाती है, हो सकता कुछ लोगों जो उस पेशे से जुड़े बेहुदा भी लग जाती हो, लेकिन शब्द मेरे नहीं है। इस शाहजहांपुर में इतने निकम्मे और दब्बू वकील रहते हैं कि एक वकील भी मेरी पैरवी के लिए आगे नहीं आया। ये पीड़ाएं हैं। और जिस भगत सिंह को आज बहुत बड़ा क्रांतिकारी बना के, अति क्रांतिकारी बना के पेश किया जा रहा है, इस पर हमारी आपत्ति यह है, उसके व्यक्ति को कोई क्यों नहीं देख रहा है। वो पारिवारिक सदस्य भी था, उसकी भी अपनी कमजोरियां थी, वो भी किसी से प्यार करता था, वो उस दुनिया से प्यार करता था, दुनिया खूबसूरत बनाना चाहता था। अंतिम खत जो कुलतार को लिखता है, उसकी भाषा है, अजीज कुलतार, जब तुम आज आए जेल में मिलने, जब तुम आज मिलने आए, जेल में शब्द नहीं है उसमें, गया था जेल में मिलने थे, तो तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बड़ा रंज हुआ। तुम्हें किस हाल में छोड़कर जा रहा हूं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, तुम सबके लिए कुछ नहीं कर सका। पढ़ाई का ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना, अमेरिका जा सकते तो अच्छा होता। जिस अमेरिकी साम्राज्यवाद को सारा प्रगतिशील खेमा बरसों से गाली दे रहा है, एक बार विश्लेषित तो करो, लिख क्यों रहा है कि अमेरिका जा सकते तो अच्छा, क्यों नहीं इस पत्र पे बात होती है। और दूसरे उसने लिखा है, जिस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए उसने 23.5 साल की उम्र में इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, उसमें वो यही लिख रहा है, जिसको प्राय छुपाया भी जाता। अभी लोगों ने पत्र फेसबुक पे डाले हैं
तो उसमें बहुत पंक्तियां गायब है। ये दुनिया बड़ी बेमरबत है और लोग बड़े बेरहम। इस दुनिया को भी जानता था वो। तो भगत सिंह को तो क्रांतिकारी योद्धा या शहीद आजम इसलिए कहा, बड़ा क्रांतिकारी योद्धा इसलिए है, नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है कि वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। लेकिन कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता तभी संपूर्ण और बड़ा हो पाता है जब उसके भीतर एक साहित्यिक समझ और सांस्कृतिक समझ भी हो। ये जो युग बनता है राजनीतिक समझ का, सांस्कृतिक समझ और साहित्यिक समझ का, ये उसे बड़ा योद्धा बनाता है।